So, dear students, let's continue. So, in the previous video lecture, I have told you about few important points that you should remember. Now we will start, studying different groups. So first, group 15. Atomic size. So down the group, size increases. Obviously, as you go down the group, the size will increase. But the only exception lies here is that antimony and bismuth have comparatively similar atomic radius. Okay, they have similar atomic size. Now, why is this exception? The reason is due to poor shielding effect of D and F in bismuth, Z effective increases. As a result of which atomic radius of bismuth smaller than expected. That means what is happening here? What is happening? Suppose we expected bismuth to be as big as this. And this is the valence electron. So हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि बिस्मुथ इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक पुल जो है वो ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो इसको ज़्यादा अच्छे से पुल करेगा तो ये क्या होगा? थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा. तो एक्सपेक्टेड साइज जो है वो ये वाला था, लेकिन ओरिजिनल साइज ये वाला है. तो इसी वजह से साइज थोड़ा कम हो जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से जो इफेक्टिव पुल है वो ज़्यादा हो जाने की वजह से बिस्मुथ का साइज थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम होता है एक्चुअली. ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम होता है. एंड दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ द DNF इलेक्ट्रॉन. ओके, सो सी यू गॉट वन एक्सेप्शन. Now we will discuss ionization energy. Obviously down the group ionization energy decreases. Okay, decreases. The main exception comes. देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? बढ़ता है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है. नॉर्मल ट्रेंड क्या है? नॉर्मल ट्रेंड है एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ओके, बट यहीं पे एक एक्सेप्शन है
जो एक्सेप्शन दूसरे ग्रुप के साथ है, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यही आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे मेन एक्सेप्शनल ट्रेंड है। वो है ग्रुप 15 और ग्रुप 16। इफ़ यू कंपेयर ग्रुप 15 एंड 16 इज ऑन द राइट। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है कि ग्रुप 16 का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। और इन रियलिटी क्या होता है? ये रियल रिजल्ट है, यानी ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। बट वाई इज दैट शो? क्यों है? तो इसका रीज़न क्या है? नाइट्रोजन has 2s2 2p3 configuration. So it has a half filled p orbital, which is relatively more stable than 2p4, that means partly filled configuration in oxygen. Okay, in oxygen, and this is why the first ionization energy of nitrogen is greater than the first ionization energy of oxygen. Okay, so nitrogen has a higher ionization energy. Okay, ठीक है, समझ आया ये चीज़? चलो अब हम अगला चीज़ देखते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ग्रुप 15 का हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप 15 में जो है -3, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ, -3 +3 +5। इसके अलावा -1, ठीक है, -2 +1 +2 +4, ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट is only possible in nitrogen
and phosphorus. Okay, in nitrogen and phosphorus. Why? Reason क्या है? They are non-metals. Okay, और रेस्ट मेंबर्स क्यों शो नहीं करता है? Because as we go down the group, metallic property increases. So since metallic property या metallic nature increase हो रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा. ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप 15 के अंदर क्या होता है कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो है वही सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. क्यों शो कर सकता है? क्योंकि दे आर नॉन मेटल्स. रेस्ट मेंबर्स क्यों शो नहीं कर सकता? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ओके, एंड मेटल्स हैव दिस टेंडेंसी ऑफ शोइंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट नेगेटिव. ओके, नाउ NH3, PH3, these are examples where nitrogen and phosphorus has negative oxidation state. Now we will move to +3 oxidation state. But we will compare this +3 and +5 oxidation state together. Okay? We will see that down the group stability of +3 oxidation state increases. That means as we move down the group, we will observe that +3 oxidation state stabilizes. And down the group stability decreases. Now what is the reason behind this behavior? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इंक्रीज होता है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्यों डिक्रीज होता है? ठीक है, तो अब ये जो P ब्लॉक एलिमेंट है इसको मैं अब कट कर दूंगा. ठीक है, इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ. ये कार्बन जो है यहाँ का इस ग्रुप में से 2, ठीक है, इसके बाद वाले में से 3, यहाँ से 4, है ना. ये जो मैंने किया है ये नॉन मेटल पार्ट है. दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. ओके, एंड अभी मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को. ये जो है ये हो गया मेटलॉइड. ये सारा मेटलॉइड होगा. ये जो बीच वाला है यानी ये मेटलॉइड है. ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ. ये आपको कहीं भी मिल जाएगा. तो अब मैं इस कंपैरिजन पे आऊँगा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऊपर क्यों स्टेबल है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है. तो देखो क्या है
इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, NS2Np3। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, as we move down the group, the filling of D and F electrons reduces the Z effective, that means effective nuclear charge. As a result, the higher pull from nucleus restricts the paired electron from ns orbital to participate in bonding। क्या होगा कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो धीरे धीरे डी एफ ब्लॉक फिल होना शुरू होगा, यानी डी एफ ब्लॉक आना शुरू होगा। जैसे ही डी ब्लॉक एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उनका स्क्रीनिंग पुअर है। उनके स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव पुल है फाइनल इलेक्ट्रॉन पे, ये वाला पुल ये इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, और हमारे पास दो टाइप का इलेक्ट्रॉन है, एस वाला और पी वाला। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ऑलरेडी, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ग्रिप करके रखेगा, वो इस पेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल का, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएस ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। This phenomenon, by virtue of which ns electron stops participating in bond formation, is called inert pair effect। inert pair effect, ठीक है, इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, ये जो ns इलेक्ट्रॉन है इसने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, कि कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव हो गया है। इनएक्टिव हो गया है या इनर्ट हो गया है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया है, एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया है। और एस इलेक्ट्रॉन क्या था, पेयर्ड था। सो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, दैट्स वाई इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ये वाला दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, समझ लो, क्योंकि वो तो इनएक्टिव हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, 3। और ये चीज़ कब हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे ही डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी वजह से डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, और +5 का डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगा,
जो s इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा, तो +5 जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा उसका। ठीक है, अब इस चीज का सिग्निफिकेंस देखेंगे हम, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। तो जैसे कि मान लो PCl5 एंड BiCl5 हम लेते हैं, हालांकि ये तो स्टेबल होगा ही नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिस्मथ क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाते हैं, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, फॉस्फोरस ऊपर है तो ज़्यादा होगा, तो ये स्टेबल होगा लेकिन ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन BiCl5 में एक चीज़ कंपेयर करके देखो कि BiCl5 में क्या होगा, BiCl5 और BiCl3 अगर मैं दोनों लूँ, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, तो ऑब्वियस सा बात है, मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप +3 इंक्रीज होता है, तो बिस्मुथ के लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, मैं अगर BiCl5 लूँ तो वो कोशिश करेगा BiCl3 में कन्वर्ट होने का, ट्राई करेगा ना, क्योंकि इससे ये ज़्यादा स्टेबल है। यानी बिस्मथ क्या कोशिश कर रहा है, +5 से +3 में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये +5 से +3 में गया तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। अगर ये प्रोसेस अगर रिडक्शन है तो BiCl5 खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है, ये हमें मौका देता है प्रेडिक्ट करने का, कि हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकें कि कौन सा कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, कौन सा कंपाउंड हमारा रिड्यूसिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है हम निकाल सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये स्टेबिलिटी जो है, ये स्टेबिलिटी को आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद मैं एक और बहुत स्पेशल सा कंपैरिजन करूंगा, ये +5 और +3 दोनों में। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तक फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाया, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ का कंपेयर करूंगा, वो है कोवेलेंसी। ठीक है, अब देखो PCl5, ऑब्वियसली दिस इज PCl5, दिस इज PCl5। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका मतलब स्ट्रक्चर है, बट NCl5 कैनॉट एग्जिस्ट। Now the question is, NCl5 cannot exist. Does that mean nitrogen cannot show +5 oxidation state? Nitrogen can also show +5 oxidation state. Yeah, nitrogen can show +5 oxidation state. Where? N2O5. In nitrogen pentoxide, nitrogen is in +5 oxidation state. That means what we get, we see that nitrogen can show +5 oxidation state, but it cannot show pentavalency. Now what is pentavalency? What is difference between oxidation state and pentavalency?
So the difference between oxidation state and pentavalency is, oxidation state is basically the number of electron that is being used in the bond formation. So nitrogen can use its 5 valence electron to form one. But what is pentavalency? What is valency? Valency is how many bonds it can form. So phosphorus can form 5 bonds, but nitrogen cannot form 5 bonds. And why nitrogen cannot 5 bonds and why phosphorus can? Let's see. So in phosphorus, let's first check how phosphorus forms 5 bonds. So phosphorus has, and I told you that 3d0 orbital, that means no electron in d, but it's vacant. So what phosphorus can do in hybridization, when we will do hybridization, so what phosphorus will do, phosphorus will take one d, one s and one p3. So phosphorus can use its vacant d orbital to extend its valency to 5. Phosphorus has this opportunity of having a vacant d orbital. इसके पास vacant d orbital है और इस vacant d orbital की वजह से phosphorus क्या कर सकता है, अपना valency को 5 तक extend कर सकता है. But in case of nitrogen, we do not have 2d orbital. 2d orbital cannot exist. So since 2d orbitals cannot exist, therefore nitrogen cannot show pentavalency. It cannot extend its valency because it don't have d orbital. Okay, so this is the basic reason, and mind it, it's a very very important concept. The concept that I told you right now is very very important. हर साल 2 साल पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इन पी ब्लॉक एलिमेंट. ये बहुत कॉमन है, क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है. जैसे नाइट्रोजन कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट कैन नॉट शो पेंटावेलेंसी, वाई? या PCl5 कैन एग्जिस्ट बट NCl5 कैन नॉट एग्जिस्ट, वाई? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो अलग अलग साउंड करता है बट उनका आंसर एक ही है. मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये पेंटावेलेंसी शो नहीं कर सकता. और अगर ये पेंटावेलेंसी शो नहीं कर सकता तो NCl5 के एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक रीजन. तो कीप दिस इन माइंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा. ठीक है, so we will continue in the lecture in our next video lecture. Okay, thank you.